हेलो ऑल। आज हमने एक और कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जो कि हमारा है लैटिस एनर्जी। नॉर्मली लैटिस एनर्जी के बारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है जो कि आपको इस वीडियो के एंड तक में वो क्लियर हो जाएगा और ये आपको इतना इजी लगने लगेगा कि इससे रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो हम लोग बात करने वाले हैं लैटिस एनर्जी, ठीक है। जनरली क्या होता है जब भी हम लोग मतलब लैटिस फॉर्म होता है तो जो भी क्रिस्टल बनता है ना, तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं कि जैसे जनरली नॉर्मली NaCl के बारे में बात करते हैं, सीज़ियम क्लोराइड के बारे में बात करते हैं। तो ये सब क्या है, सब आयनिक कंपाउंड है ना। ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है। और फिर हम लोग क्या कहते हैं कि इसमें जो है NaCl ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब इसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा होता है CL से। जबकि अगर हम लोग देखते हैं कि अगर आयनिक कंपाउंड मतलब कैसे बनता है, तो आयनिक कंपाउंड में जनरली क्या होता है कि सबसे लीस्ट, है ना, सबसे लीस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, है ना, सबसे लीस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी जिसका होता है वो क्या करता है, ठीक है, हाईएस्ट, है ना, या फिर लार्ज, है ना, लार्जर, हाईएस्ट या लार्जर इलेक्ट्रॉन, है ना, एफिनिटी वाले आयन के साथ, है ना, वाले आयन के साथ जो बॉन्ड बनाता है वही आपका आयनिक कंपाउंड हो गया। आयनिक कंपाउंड वही होता है ना कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, तो जो सबसे लीस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे तो सबसे लीस्ट कौन सा हो जाएगा, ग्रुप 1 का। ग्रुप 1 में कौन सा, सीजियम, है ना। और हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन जो है आपका यहाँ पर लार्जर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा किसका है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का है। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर सीजियम क्लोराइड। तो अब सीजियम क्लोराइड हमारा होना चाहिए, है ना, जो कि आयनिक कंपाउंड ये होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और इसका जो है हमारा लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है ना, इसका लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा नहीं है, सबसे ज़्यादा किसका है, NaCl। तो ऐसा क्या हो गया है इसमें कि NaCl का ज़्यादा हो गया लैटिस एनर्जी लेकिन सीजियम क्लोराइड का नहीं हुआ, जबकि होना तो यही चाहिए इस डेफिनेशन के अनुसार, है ना। तो हम लोग देखते हैं, है ना, कि जो कि सीजियम क्लोराइड के केस में हम लोग क्या देखते हैं, ये प्लस और ये माइनस है, कि सीजियम का जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है आपका 357.3 किलो जूल पर मोल। और हम यहाँ पर जो है क्या करेंगे, सिंबल देंगे, है ना। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ये क्या हो गया आपका एंडोथर्मिक, है ना। एंडोथर्मिक मतलब क्या हो गया, इतना एनर्जी आप देंगे तब ये आयन मतलब कि जो है आपका बनेगा, है ना। तो इतना इतना हम एनर्जी देंगे तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा, है ना। अब क्लोरीन का Cl माइनस का जो है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना है इसका, -347.36 किलो जूल पर मोल। तो देखिए ये 357 और हम दे पा रहे हैं 347.36, है ना। अप्रॉक्सीमेटली हम कितना देख रहे हैं, 10 किलो जूल जो है और एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए तब ये सीजियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ 10 किलो जूल पर मोल के कारण ये बॉन्ड फॉर्मेशन इतना इजीली नहीं कर पाता है, ठीक है। लेकिन जो है जो अब देखिए ये 10 किलो जूल पर मोल जो है ये एनर्जी अब कहाँ से आएगा, है ना। ये बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगा, तो ये जो शॉर्टफॉल है इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, इस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे शॉर्टफॉल, है ना। शॉर्टफॉल मतलब इतना कम एनर्जी के कारण ये बॉन्ड यहाँ पे नहीं बन पा रहा है ना, क्योंकि ये भरपाई तो कहीं से करना पड़ेगा ना। केमिस्ट्री में क्या होता है कि आपको जितना एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी आप देंगे तभी जा करके बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, है ना। तो ये जो शॉर्टफॉल हुआ यहाँ पर एनर्जी, ये शॉर्टफॉल जो है रिकवर्ड होगा, कहाँ से रिकवर्ड होगा, जो हमारा अब हमको देखने में मिल गया आयनिक कंपाउंड है तो इसमें क्या है, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है ना। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ एक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्शन एक काम कर रहा है ना। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्शन काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्शन जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा यहाँ पर क्रिस्टल लैटिस आपका जो भी आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल लैटिस बनेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। और जो ये सिर्फ अकेले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो काम कर रहा है ये अकेले ये शॉर्टफॉल को पूरा करता है, जो 10 किलो जूल पर मोल है इसको पूरा करता है ना। तो जिसका जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा चार्ज के बीच में उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो
ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो इसको भरपाई कर रहा है ना, तो ये भरपाई कर रहा है, तो ये एनर्जी को दे रहा है, और एनर्जी देने के बाद ये क्या बना रहा है, एक आयनिक क्रिस्टल का निर्माण कर रहा है ना। और इसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं, जिससे जो ये एक्स्ट्रा 10 किलो जूल पर मोल आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मिला, इसी को क्रिस्टल एनर्जी है ना, या लैटिस एनर्जी कहेंगे, है ना। क्रिस्टल एनर्जी या फिर लैटिस एनर्जी हम लोग कहेंगे। समझ में आ गया? तो यही क्रिस्टल एनर्जी, लैटिस एनर्जी। अब देखिए यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता ये स्टोरी तो अभी तो यहाँ पे शुरू हुआ। अब आगे कैसे इसको कंटिन्यू करना है वो देखिए। अभी क्या है, इसके बाद अब क्या करना होगा आपको, स्टेबिलिटी मेज़र करना होगा ना। आयनिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी कैसे मेज़र करेंगे, है ना। स्टेबिलिटी मेज़र करना होगा तो आप क्या देखेंगे, लैटिस एनर्जी के टर्न पे आप जो है इसका स्टेबिलिटी को मेज़र करेंगे, है ना। ये U0 हो गया लैटिस एनर्जी, तो जिसका जितना ज़्यादा लैटिस एनर्जी है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है। तो कैसे होगा, कैसे निकालेंगे इसको, तो ये इसका डेफिनेशन ही ऐसा कहलाता है कि द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ, है ना, 1 मोल, है ना, 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल, है ना, 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल क्या होता है, फॉर्म फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस, ठीक है, गैसियस पॉजिटिव एंड 1 मोल ऑफ गैसियस नेगेटिव आयंस, ठीक है। कहाँ से लेकर के आते हैं, इन्फिनाइट डिस्टेंस, दोनों के बीच में इन्फिनाइट डिस्टेंस होना चाहिए। वहाँ से मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका गैसियस पॉजिटिव है और यहाँ पर आपका गैसियस नेगेटिव है, और यहाँ के बीच में जो दूरी है ये इन्फिनाइट डिस्टेंस का दूरी होना चाहिए, है ना। तो ये जो दूरी है, इस दूरी से जो इसको लेके आते हैं, तो जैसे 1 मोल ऑफ कैटाइन है, 1 मोल ऑफ एनाइन है, इसको ले करके आते हैं हम यहाँ पर इन्फिनाइट डिस्टेंस से। तो ये लाने में जो एनर्जी लगा, इसी को हम लोग बोलते हैं आपका कि लैटिस एनर्जी, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, जो लाने के लिए जो एनर्जी लगा, इसी को लैटिस एनर्जी कहेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जितना ज़्यादा लैटिस एनर्जी का वैल्यू, ये हमेशा नेगेटिव में होता है ना, ये हमेशा नेगेटिव होता है, मतलब ये एक्सोथर्मिक होता है ना। तो क्या है, ग्रेटर, है ना, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी, मोर स्टेबल द आयनिक सॉलिड। ये एकदम प्रोवर्ब की तरह आपके दिमाग में बैठा लीजिए कि जितना ज़्यादा लैटिस एनर्जी का वैल्यू होगा उतना ही स्टेबल होगा आपका आयनिक सॉलिड, है ना। तो जैसे देखिए इसमें हम लोग जैसे ले लेते हैं कि यहाँ पर आपका ये पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, सो यहाँ और यहाँ के बीच का दूरी जो है आपका ये R है ना, और ये +Q और ये -Q है, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे निकालते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे R², ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर Q1 और Q2 क्या है, ये आपका दो चार्ज सेपरेट जो चार्ज पॉइंट है आपका कैटाइन और एनाइन, मान लेते हैं यहाँ पर सीजियम है और क्लोराइड है, या फिर सोडियम है क्लोराइड है, ठीक है, ठीक है। और ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सेपरेटेड है R से, मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जितना भी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा, और ये डिस्टेंस जितना कम रहेगा, क्योंकि ये नीचे में है ना, नीचे इसका वैल्यू है, जितना कम होगा उतना उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसका लैटिस एनर्जी होगा। तो आप एक काम कीजिए, सीजियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड यहाँ ले लीजिए ना। तो सीजियम का साइज़ सोडियम से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो मान लेते हैं ये सीजियम है और ये क्लोराइड है, यहाँ सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, ये सोडियम है और क्लोराइड का साइज़ तो वही है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, है ना, ये डिस्टेंस, और एक होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। कौन ज़्यादा है, ये R ज़्यादा होगा, ये R क्या होगा, कम होगा, ये छोटा होगा, ये ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा R है इस सीजियम क्लोराइड का, है ना। तो ज़्यादा R का वैल्यू ज़्यादा है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इसका कम होगा, और यहाँ पर डिस्टेंस कम है, इसलिए सोडियम क्लोराइड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसके कारण से इसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा होता है सोडियम क्लोराइड का, और सीजियम क्लोराइड का क्या हो जाता है हमारा, कम हो जाता है ना। यही रीज़न है कि सीजियम क्लोराइड का कम हो जाता है, उसके बावजूद भी कि इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल सीजियम का सबसे कम है और क्लोरीन का सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन है, ये लैटिस एनर्जी हो गया, ठीक है। अब देखिए ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे काम करता है। तो पहला आप यहाँ पे दे सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि आयनिक जो रेडियाई है,
है ना, उसके साइज़ पे, ठीक है, आयनिक रेडियाई के साइज़ पे, कि ये आपका साइज़ जितना छोटा रहेगा, आयनिक रेडियाई जितना छोटा रहेगा, आर का मान उतना कम होगा, आर का मान जितना कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। उसी तरह से दूसरा क्या हो गया, चार्जेस, है ना, जो चार्ज का जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, चार्ज ऑन द आयंस, तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जैसे एक होता है आपका Na+, दूसरा होता है Ba2+, है ना, कैल्शियम 2+, एल्युमिनियम 3+, तो चार्ज जितना ज़्यादा होगा, है ना, चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड बढ़ गया, Q1 Q2 है ना, Q1 का चार्ज ज़्यादा बढ़ गया, Q1 का चार्ज ज़्यादा बढ़ गया, इंटर आयनिक डिस्टेंस तो सेम है। आपको कोई एक फिक्स, जैसे आयनिक रेडियाई में आप क्या देखेंगे कि आयनिक रेडियाई का साइज़ के कारण क्या हो रहा है, Q1 Q2 फिक्स है, बस यहाँ डिस्टेंस, इंटर आयनिक डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, इस एक नंबर के लिए क्या हो रहा है, इंटर आयनिक डिस्टेंस चेंज हो रहा है साइज़ के कारण। जिसका छोटा साइज़ है उसका इंटर आयनिक डिस्टेंस कम होगा, जिसका साइज़ बड़ा है उसका इंटर आयनिक साइज़ ज़्यादा होगा। उसी तरह चार्ज ऑन आयन में क्या होगा, इंटर आयनिक स्पेस जो है वो सेम होगा, लेकिन जो हमारा चार्ज है वो आप देखिए, जो सिंगल चार्ज का है वो +1 है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, और जो ज़्यादा चार्जेस का होगा, जैसे यहाँ पर 2+ और 2- होगा, तो उसमें ये फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा, है ना, इंटर आयनिक डिस्टेंस तो सेम है। तो इसीलिए क्या होगा, जहाँ चार्जेस या न्यूक्लियर चार्ज जहाँ पर है ज़्यादा, उसके कारण उसमें जो है हमारा लैटिस एनर्जी उसमें भी बढ़ जाता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं पहला के लिए, जो कि हमारा क्या है, हमारा है आयनिक, है ना, रेडियाई। आयनिक रेडियाई के लिए हम लोग क्या लेंगे, NaCl, वही वाला ले लेंगे, NaCl वर्सेस सीजियम क्लोराइड। तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखें, है ना, क्या देखते हैं हम लोग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अभी आप खुद इसको सॉल्व कर लेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, है ना, सीजियम प्लस आयन एंड क्लोराइड माइनस आयन, ये क्या होगा, लेसर होगा। क्यों लेसर होगा, क्योंकि इसका साइज़ ज़्यादा है ना, लेसर होगा, ठीक है, देन किससे, Na+ एंड Cl-। यहाँ पर क्या है, Cl- कॉमन है, लेकिन यहाँ सीजियम देखिए लार्जर साइज है, और ये सोडियम क्या है आपका, स्मॉलर साइज है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा इंटर आयनिक डिस्टेंस सोडियम क्लोराइड का लेस है, जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ कर गया, है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ कर गया, जिसके कारण NaCl का आपका जो है क्रिस्टल एनर्जी लार्ज हो गया, ठीक है। उसी तरह से सीजियम क्लोराइड का कम हो जाएगा, क्योंकि लार्जर साइज है, ज़्यादा हो गया इंटर आयनिक डिस्टेंस। अब दूसरा पॉइंट जो आपका था, दूसरा पॉइंट क्या था आपका, दूसरा पॉइंट था कि चार्ज ऑन द आयंस, है ना। तो चार्ज, इसको भी कर लेते हैं, चार्ज ऑन दी आयंस। तो इसको हम लोग कंपेयर करते हैं बेरियम ऑक्साइड वर्सेस NaCl, है ना। तो बेरियम ऑक्साइड वर्सेस NaCl। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इंटर आयनिक डिस्टेंस देखते हैं दोनों का। तो बेरियम ऑक्साइड का इंटर आयनिक डिस्टेंस जो है आपका 277 पिकोमीटर है, और NaCl का जो है इंटर आयनिक डिस्टेंस है 281 पिकोमीटर। इंटर आयनिक डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, बेरियम के सेंटर से लेकर ऑक्सीजन के सेंटर तक का डिस्टेंस, और सोडियम के सेंटर से मतलब Na+ के सेंटर से Cl- के सेंटर तक का डिस्टेंस। तो लगभग ये क्या है आपको, ये हम कहेंगे कि ये बिल्कुल सेम है। मतलब इंटर आयनिक डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो गया आपका, इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या हो गया, सेम, या जिसको सिमिलर कहेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, बेरियम ऑक्साइड को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो बेरियम 2+ प्लस ऑक्सीजन 2-, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, डबली चार्ज है, मतलब यहाँ पर चार्ज क्या है आपका +2, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, यहाँ पर चार्ज क्या है आपका बेरियम में +2 और ऑक्सीजन में क्या है -2। तो यहाँ पर Q1 और Q2 ये हुआ, ठीक है। और अगर हम लोग NaCl, और बाकी इंटर आयनिक डिस्टेंस तो सेम है ना, R² जो होगा F के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड बढ़ गया। अब NaCl में क्या होगा, +1 है ना, -1, ठीक है। तो ये Q1 और ये Q2 हो गया, और इंटर आयनिक डिस्टेंस तो सेम है, F बराबर, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों में कौन सा ज़्यादा हो गया, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, है ना। इसका डिक्रीज़ और इसका क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि Q1 Q2 का वैल्यू, चार्ज का वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। जिसके कारण क्या हो जाता है आपका बेरियम ऑक्साइड का जो है लैटिस एनर्जी
क्या होता है, इंक्रीज़ कर जाता है, और सोडियम क्लोराइड का हमारा लैटिस एनर्जी क्या होता है, कम होता है कंपेयर टू बेरियम ऑक्साइड। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज हमारा इंक्रीज़ कर रहा है ना। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है, हमारा लैटिस एनर्जी भी इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, ये एक जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 का ये आपको निकल रहा है कंक्लूजन। और पॉइंट नंबर 1 का क्या निकला था आपका, जैसे जैसे इंटर आयनिक डिस्टेंस है ना इंक्रीज़ कर रहा है, तो हमारा लैटिस एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है ना। तो इंटर आयनिक स्पेस डिस्टेंस जो है बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज़ करेगा। तो इसका मतलब सीधा सीधी तौर पे है कि जिसका रेडियाई ज़्यादा होगा उसका लैटिस एनर्जी कम होगा, जिसका रेडियाई कम होगा उसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया कि जिसका डबली या ट्रिपली चार्ज होगा उसका ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी, जिसका नॉर्मल होगा वो कम होगा। तो यहाँ पर लैटिस एनर्जी को आप देखें क्या मतलब जी, जैसे सीजियम क्लोराइड को होना था मोर स्ट्रॉन्गर, यहाँ पर हो गया आपका सोडियम क्लोराइड मोर स्ट्रॉन्गर। रीज़न क्या था आपका, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या है, इट्स नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो काम कर रहा है दो चार्ज के बीच में, और उसके बीच का जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये अब मुझे लगता है कि अब आपके लिए ये क्लियर है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।